और आज से दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त शुरू हो चुकी है। बाजारों को पूरी तरह खोला जा रहा है। ये रियायतों की तीसरी किश्त है जिसमें बाजार और मॉल्स में सारी दुकानें एक साथ खोली जा सकती हैं। दुकानें खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है। वीकली बाजार भी खोले जा रहे हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट भी 50% ग्राहकों के साथ अब खुल पाएंगे। धार्मिक स्थल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु अभी नहीं जा पाएंगे। क्या क्या अनलॉक हुआ है आज से तीसरे फेज में, उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं, सुशांत मेहरा हमारे साथ हैं और हमारे सभी संवाददाता अनलॉक 3 पर हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले अनीशा, आपका रुख करते हुए, किस तरह की तैयारियां बाजार में है, क्योंकि ये वो एक जगह है जहां पर संक्रमण काफी हद तक फैल सकता है, वहां पर सबसे ज्यादा तैयारियों की जरूरत है। किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी? मार्शल्स अपॉइंट किए गए हैं क्या? देखिए, हम इस वक्त है कनॉट प्लेस में, जहाँ पे आप देख सकते हैं सारे दुकानों के बाहर अब खुलने की तैयारी शुरू हो गई है। हर जगह पर ये सफाई की जा रही है। 2 महीना बाद ये दुकानें खोली जा रही है। और पवन, अगर आप थोड़ा पैन करके दिखाएं, दुकानों के अंदर बाहर हर जगह अभी फिलहाल सफाई हो रही है, तैयारी हो रही है दुकानों को खोलने की। हम और हर जगह हमें ये देखा जा रहा है कि लोगों को, ये गार्ड्स को बाहर खड़ा भी किया जा रहा है। जरा बात भी करते हैं, मतलब किस तरह से तैयारी हुई है आपकी दुकान पर? सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ लगा के रखा है। हाँ जी, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ लगा के रखा है। सैनिटाइजर लगा के रखा है। कोई अंदर घुसेगा तो सैनिटाइजर और चेक करूंगा, सैनिटाइजर दूंगा। उसके बाद ही आप ये भी देख सकते हैं कि कनॉट प्लेस में अभी इस वक्त 11 बज रहे हैं, लोग आने शुरू हो गए। हालांकि सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशांत, आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर अनलॉक 3 को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या संतुष्ट है वहां के दुकानदार? देखिए नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि बाजार आज से अनलॉक होने शुरू हो गए हैं पूरी तरह से। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में अलग अलग परिस्थितियां जो हैं वो देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त जब गांधीनगर मार्केट में हम पहुंचे थे तो वहां पर लोग बगैर मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये जो लक्ष्मी नगर का बाजार है, यहाँ पर दुकानें धीरे धीरे अब खुलना शुरू हुई हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है। अधिकांश मार्केट जो है वो बंद रहती है, लेकिन जो भी मार्केट अब फिलहाल खुल रही है वहां पर तमाम नियमों का ध्यान में जो है वो फिलहाल रखा जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन हितेश से कहूंगा कि दिखाए कि यहाँ पर बाजारों के अंदर जो लोग बाग हैं वो खरीदार भी पहुंच रहे हैं। दुकानदारों की तरफ से एक संतोष जरूर है कि काफी अरसे बाद सरकार की तरफ से बाजारों को पूरी तरह से खोला जा चुका है और लोग काफी खुश हैं, क्योंकि बाजार काफी खुला है तो कारोबार होगा। और इसके साथ साथ एक चुनौती ये भी आएगी, बाजार खुल गए हैं लेकिन संक्रमण को भी रोकना है। चुनौती मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल चुनौती है। ये तो मास्क लगा के रखो, सैनिटाइजर रखो, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब यूज करते हैं। दूरी थोड़ी सी बना के रखते हैं बस। जी सुशांत, आपके पास लौटेंगे। पंकज भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पंकज, आप किस इलाके में मौजूद है, वहां कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, हम राजेंद्र प्लेस में हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर करोल बाग है, पहाड़गंज है, सदर बाजार है। सड़कों पर ट्रैफिक आप देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अनलॉक होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और मीनाक्षी, सबसे ज़्यादा चुनौती इन बाज़ारों की ये रहेगी कि कनॉट प्लेस हो या चांदनी चौक हो, लाजपत नगर, सरोजनी नगर हो, ये व्यवस्थित बाज़ार हैं, लेकिन ऐसे लोकल इलाके जहाँ पर बहुत सी दुकानें होती हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इतना आसान नहीं हो पाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा चुनौती होगी कि एजेंसियाँ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, क्योंकि जहाँ मौजूद है सामने ही एक बाज़ार है और यहाँ पर अगर भीड़ लगती है तो कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। तो फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक तो बढ़ने ही लगा है, लेकिन साथ ही साथ लोकल इलाकों में भीड़ ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और एजेंसी को सामने आकर इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर दिल्ली को अनलॉक किया जा रहा है तो कोरोना संक्रमण से बचाव के तमाम उपाय भी अपनाए जाएं। दिल्ली में अनलॉक 3.0, क्योंकि आज से अनलॉक का अगला दौर शुरू हो चुका है। नए मामलों में तेजी में कमी आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है और रियायतों का कल ऐलान किया था। इसी के तहत आज से दिल्ली में छूट दी जाएगी। आज से दिल्ली के बाजारों में जाइए, मगर नियमों की धज्जियां न उड़ाइए। होटल में बैठकर खाना भी खाइए, मगर लापरवाही से बचिए बचाइए, क्योंकि दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त तो मिली है, मगर ये किश्त ये नहीं कहती कि कोरोना खत्म हो गया। तो राजधानी वालों, जान लो कि आज से दिल्ली में क्या क्या खुल गया। सभी मॉल, दुकानें, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट,
निजी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थल अब खोले जा सकते हैं। और क्या क्या अभी भी पहले की तरह बंद रहेगा, उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, थिएटर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को अभी खोले जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं, पर विजिटर्स अभी फिलहाल अलाउड नहीं होंगे। बाजार, दुकानें अनलॉक के पिछले चरण में ही खोल दिए गए थे, लेकिन शर्तों के साथ। दुकानों के लिए ऑड इवन जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। यानी बाजार और मॉल में सारी दुकानें एक साथ खोली जा सकती हैं। दुकानें खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है। साप्ताहिक बाजार भी खोले जा सकते हैं, लेकिन पहले की तुलना में सिर्फ 50% दुकानदार होंगे। रेस्टोरेंट भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन क्षमता के सिर्फ 50% ग्राहकों की इजाजत होगी। ऑटो टैक्सी में भी 2 सवारियों की इजाजत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से पैदा हुए हालात बहुत भीषण हैं। महामारी और खौफ का ये दौर पहले कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस खौफ के बावजूद जिंदगी की चुनौतियां अपनी जगह हैं। लोगों की कमाई के साधन सिमटते जा रहे हैं, धंधे चौपट हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, इसलिए बंधन खोलने भी जरूरी हैं। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। लेकिन खतरा भी बड़ा है, लिहाजा कुछ जगहों पर अभी भी पाबंदी हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मसलन धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। शादी का कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पर नहीं हो सकता, सिर्फ घर या कोर्ट में शादी की इजाजत है। कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में रेस्टोरेंट संचालकों के लिए राहत की खबर है। 50% क्षमता के साथ अब रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। अब तक जो व्यवस्था रही है उसमें रेस्टोरेंट में खाना तो बन रहा था, लेकिन सिर्फ टेक अवे के लिए, यानी कि तस्वीर के जरिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिलीवरी बॉय यहाँ पर खड़े हैं वो खाना लेकर अलग अलग जगहों पर पहुंचाते थे, लेकिन अब जो परिवार हैं वो रेस्टोरेंट में आकर खाने का लुत्फ ले सकेंगे। और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए ये नियम जारी किया गया है कि रेस्टोरेंट में जितनी भी सीट्स हैं उसमें 50% क्षमता के साथ ही लोगों को बैठाना होगा। ये बात भी समझनी जरूरी है कि दिल्ली में दी जा रही अतिरिक्त रियायतें ट्रायल बेसिस पर हैं, यानी एक तरह का प्रयोग है। अगर इस दौरान कोरोना के मामले बढ़े तो दोबारा सख्ती बरती जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश भी एकदम साफ कर दिया है, लिहाजा छूट का फायदा उठाने की बजाय इसका समझदारी से इस्तेमाल करने में ही भलाई है, क्योंकि कोरोना जब सिर उठाता है तो सरकारें और उनके इंतजाम किस काम आते हैं ये दिल्ली समेत पूरा देश देख चुका है। बहुत बड़ी त्रासदी है और हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का जबरदस्त खौफ दिखा। संक्रमण का ग्राफ तेजी से भागा, ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत रही, बड़ी संख्या में संक्रमितों की मौत हुई। हालांकि अब हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन ये तभी तक है जब तक सावधानी बरती जा रही है। कोरोना ने दिल्ली में लगे, उसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को राहत देने का मन बना लिया। उन्होंने 31 मई से कुछ ढील देने का फैसला सुनाया। उस दिन से राजधानी में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शुरू की गई, फैक्ट्रियां भी शुरू हो गई। लेकिन दिल्ली को बड़ी राहत दूसरे अनलॉक से मिली। 7 जून से शुरू हुए अनलॉक के तहत दिल्ली में 50% क्षमता के साथ मेट्रो दौड़ने लगी। ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल्स शुरू हो गए।
ई कॉमर्स से सामान बेचने की मोहलत मिली। आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। दिल्ली में 31 मई को अनलॉक शुरू हुआ था, उसके बाद 7 जून से अनलॉक 2 शुरू हुआ। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल अनलॉक 3 का ऐलान कर चुके हैं। आज दिल्ली अगर बेहतर हालात में है तो इसकी वजह है लॉकडाउन। ऐसे में छोटी से छोटी गलती का भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मार्केट में भीड़ बढ़ी या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ और मास्क पहनने में लापरवाही हुई तो वायरस अपनी चपेट में लेने में देर नहीं करेगा। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अयोध्या में जमीन खरीद मामले को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दरअसल विवाद के केंद्र में है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। आरोप है कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। हालांकि ट्रस्ट भ्रष्टाचार के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। पांच मिनट के अंदर जमीन के दाम 2 करोड़ से 18.5 करोड़ तक पहुंच गए। इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो रहा है, लेकिन तमाम दलीलें दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया है। पूरी जमीन की जो डील हुई वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। पावन नगरी अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराज चुके हैं। सरयू किनारे भक्ति की शक्ति दिखने लगी है। अयोध्या नगरी सजी है, संवरी है। बस इंतजार है तो भव्य राम मंदिर का, जिसका काम लगातार चल रहा है। लेकिन उसी मंदिर से जुड़े ट्रस्ट को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप हैं जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के। आरोपों के मुताबिक 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा। जमीन की कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन महज 10 मिनट में ही डील पक्की हुई और वो कीमत हो गई 18.5 करोड़। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूँ, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। 10 मिनट के अंतराल में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ बढ़ गई, यानी प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए महंगी होती गई जमीन, और 10 मिनटों में ही कीमत में 9 गुना इजाफा हो गया। इसी साल 18 मार्च को उस जमीन की दोनों डील हुई थी और दोनों डील में महज 10 मिनट का ही अंतर था। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों डील में दोनों गवाह कॉमन है। उनमें एक नाम अनिल मिश्रा का है जो जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, और दूसरा नाम है अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का। हालांकि ऋषिकेश उपाध्याय भ्रष्टाचार के किसी भी आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। ट्रस्ट ने आपको प्रेस रिलीज जारी किया है ना कि उसकी वर्षों पुरानी अनुबंध की जमीन थी। वर्षों मने हो सकता है 5 साल, 7 साल, 10 साल। वो क्लियर होगा, पेपर मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा।
उनको तो बस ये इतना कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित कौन लोग आरोप लगाए हैं, आप स्वयं बताएं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो ये पूर्णतः राजनैतिक है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, सबको दिक्कत है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई जांच तक की मांग करने लगे हैं। तमाम सियासी सवालों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे राजनीतिक आरोप बता दिया है। 18.5 करोड़ रुपए में इसका अग्रीमेंट हुआ है और इसे ही लेकर पूरा का पूरा विवाद है कि 2 करोड़ रुपए में जो जमीन रजिस्ट्री कराई गई, महज कुछ मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में कैसे उसका अग्रीमेंट हुआ। तमाम विवाद इसी को लेकर के है और अब पूरी सफाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देनी है। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। और अयोध्या में विवादों में आई जमीन को लेकर सियासत गर्मा गई है, लेकिन इसके केंद्र में 3 अहम किरदार हैं। जमीन की पूरी डील में 3 ऐसे नाम हैं जो कॉमन है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं उन किरदारों की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। $18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं, मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, सबको दिक्कत है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं। 18.5 करोड़ की डील पर विवादों का डंक लगा है। एक पक्ष इसे स्कैम बता रहा है तो दूसरा पक्ष फेयर डील होने की दलील दे रहा है। लेकिन जमीन डील की पूरी कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। जमीन का मालिकाना हक कुसुम पाठक का था, जिन्होंने 2010-11 में ही जमीन का समझौता रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से कर लिया। अयोध्या की इस जमीन की खरीद बिक्री में कुल 3 किरदार अभी तक सामने आए हैं। पहला, जिसकी जमीन थी कुसुम पाठक। मूल रूप से ये पूरी जमीन जिस पर इस वक्त अमरूद की बगिया है, ये कुसुम पाठक की जमीन है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी इस जमीन का अग्रीमेंट 2 लोगों के नाम किया था, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी। साल दर साल इन दोनों के नाम से अग्रीमेंट की मियाद बढ़ती भी रही, लेकिन वो अग्रीमेंट कभी भी रजिस्ट्री में तब्दील नहीं हो पाया। वहीं समझौता कागजी तौर पर करीब 10 साल बाद यानी इस साल 18 मार्च को फाइनल हुआ। कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को बेच दिया। 18 मार्च 2021 को इस जमीन की पहली रजिस्ट्री होती है और तब तीसरे किरदार की एंट्री होती है। पहली रजिस्ट्री सीधे कुसुम पाठक, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी को करती हैं, जिनसे वर्षों पहले उनका एक अग्रीमेंट हुआ था और वो अग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए का था। लेकिन उसी दिन, जिस दिन 2 करोड़ रुपए का वो अग्रीमेंट रजिस्ट्री में तब्दील होता है, 18 मार्च की शाम को फिर ये इस जमीन का एक रिटन अग्रीमेंट, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया जाता है और वो अग्रीमेंट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ होता है और तब नए किरदार के रूप में इस ट्रस्ट की एंट्री होती है। – 18 मार्च को ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ वाली वो जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी। कीमत ली गई 18.5 करोड़। इसी डील को लेकर विवाद का अध्याय शुरू हो गया है। प्रशासन और ट्रस्ट की माने तो इस जमीन को इसलिए खरीदा गया है ताकि अयोध्या के कई मंदिरों को यहां पर शिफ्ट किया जाना है। लेकिन ट्रस्ट ने ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी से खुद के नाम रजिस्टर कराया है और उसी दिन रजिस्टर कराया है जिस दिन इस जमीन की बिक्री, इस जमीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई है। ट्रस्ट ने इस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने का रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया है और 17 करोड़ रुपए बकायदा अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए हैं। जिस जमीन का विवाद है उसका एरिया है 12,080 वर्ग मीटर।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पड़ने वाली इस जमीन पर जन्मभूमि के कुछ मंदिर बनाए जाने की योजना है, लेकिन सियासी सवालों से उपजा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। बनबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। और इस वक्त और जानकारी के साथ कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां से ये कि ये मामला क्या अभी सिर्फ आरोपों तक ही है या इस पर कोई शिकायत भी दर्ज की गई है? इन्वेस्टिगेशन को लेकर अभी आगे क्या तस्वीर है? देखिए, न तो अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक रूप से शिकायत हुई है, ना ही इन्वेस्टिगेशन जैसी कोई चीज शुरू हुई है। दरअसल ये आरोप लगाए गए हैं और उस आरोप का जवाब अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देना है। मेयर, जो कि इन दोनों डील में वो विटनेस के तौर पर थे, उनका कहना है कि कुछ देर बाद, यानी कि आज दोपहर बाद कभी भी जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जो सबसे बड़ा सवाल अब उठ करके ये आ रहा है कि जिस 2 करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री की गई, जिस जमीन की रजिस्ट्री की गई, कहा यह गया प्रेस रिलीज की तरफ से कि उसका एक अनुबंध, उसका एक रिटन अग्रीमेंट 2011 का था, जो कि 2 करोड़ रुपए में हुआ था और उसी की रजिस्ट्री उसी पैसे पे की गई थी। लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हैं कि आखिर जो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट की बात की गई है 2 करोड़ रुपए वाली, जो 2011 में हुई है, वो कब सामने आता है? क्योंकि सब कुछ उसी पर टिका हुआ है कि जब वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सामने आता है और उसके बाद ये जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो क्या कहता है। लेकिन इसमें कई ग्रे एरियाज हैं, सवाल जरूर खड़े हुए हैं कि आखिर जो अनिल मिश्रा है, जो कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और साथ साथ मेयर हैं, ये 2 प्राइवेट लोगों के बीच के विटनेस कैसे बन गए, और ये भी कि इस जमीन का एक्चुअल मालिकाना हक किसका था, कब कब बेचा गया, कब कब अग्रीमेंट हुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक बहुत साफ नहीं हो पाई हैं। मुझे लगता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार होती है तो उसके बाद बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई शिकायत या कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ है, यह सिर्फ आरोपों के आधार पर चल रहा है। शुक्रिया कुमार इस जानकारी के लिए आपका। बिहार की राजनीति की बात करेंगे, जहां पर पारा एक बार फिर से चढ़ने लगा है। इस बार खबर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को लेकर है। उनके खिलाफ पार्टी में बड़ी बगावत की गई है। पार्टी सांसद पशुपतिनाथ पारस ने एनडीए से अलग होने के चिराग के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए का साथ छोड़ने की वजह से गठबंधन कमजोर हुआ। 2000 में पार्टी का गठन हुआ था। जेडीयू में टूट के बाद ये पार्टी गठित की गई थी। चिराग पासवान अपने पिता के निधन के बाद अब अध्यक्ष हैं, लेकिन दलितों में अच्छी पैठ इस पार्टी ने बनाई और इसी आधार पर वो सत्ता में शामिल हुए। पासवान परिवार की पार्टी पर कब्जा रहा है। पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, जिनके हाथ में गया। पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। सकारात्मक राजनीति चिराग जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया है, उससे उनके पार्टी के लोग और जो पार्टी की रैंक एंड फाइल थी वो नाखुश रही होगी, तभी इतना बड़ा निर्णय पार्टी के नेताओं ने लिया है और पारस जी के नेतृत्व में एक नया संसदीय दल का गठन किया है। तो मैं समझता हूं कि ये एक मैसेज है सभी राजनीतिक दलों के लिए कि अगर पार्टी के रैंक एंड फाइल को आप कंसेंट में लेकर के कोई राजनीति पॉलिटिक्स नहीं करते तो उसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है।